अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है जी। ओके ओके बेटा, लास्ट टाइम हम 6.7 कर रहे थे और इसके पहले दो क्वेश्चन हुए थे। अब इसका तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपके स्मार्ट सिलेबस में है। तो अब हम ये करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, और वो दो नंबर हैं 1 और 16। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने किए थे। अब एक दो और क्वेश्चन भी हैं कि 1 और 16 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट करने हैं। तो इसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि जो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो G1, G2, G3 हैं। इस तरह इनको जब 1 और 16 के दरमियान में हम रखेंगे तो ये 1, G1, G2, G3 और 16 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, जिसकी पहली टर्म 1 है और दूसरी टर्म G1, तीसरी G2, चौथी G3 और पांचवी टर्म है 16। तो ये जो दरमियान की 3 टर्म्स हैं ये हमने मालूम करनी है पहली और पांचवी को यूज करते हुए। अच्छा, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पहली टर्म है वो तो 1 हो गई, और ये जो आखिरी टर्म है इस टर्म का नंबर क्या है? आखिरी टर्म किस नंबर की टर्म है? पांचवी टर्म। तो इसका मतलब है कि A516 है। अच्छा, A516 है तो A5 का फॉर्मूला A1R⁴ उधर पुट कर देंगे, और इस तरह इस फॉर्मूले में A1 की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो A1 की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो गया 1 इंटू R4 इज इक्वल टू 16। तो इससे R4 16 के इक्वल है। अच्छा, इसका जब स्क्वायर रूट लें तो R² ±4 होगा, जिसका मतलब ये है कि R² को एक दफा 4 के इक्वल और फिर -4 के इक्वल लिखेंगे। जब R² 4 है तो इससे R की वैल्यू ±√4, जिसका मतलब है कि अब R की वैल्यूज हमारे पास +2 और -2 दो आ गई हैं। इसी तरह जब R² को यहाँ हमने +4 लिखा है तो R² को -4 लिखेंगे तो उससे R की वैल्यू दोबारा मालूम करते हैं। जब हम R² को -4 लिखते हैं तो इससे R मालूम करने के लिए ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो -4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ जी? आप बताएं जरा, -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर रूट होगा 2 आयोटा और साथ प्लस माइनस साइन। तो इस तरह R की मजीद दो वैल्यूज हमारे पास बन गई +-2 आयोटा। अच्छा, अब देखें कि A1 की वैल्यू तो 1 है मगर R की वैल्यूज 4 हैं। एक 2, -2, 2 आयोटा और -2 आयोटा। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए हम ये
चारों वैल्यूज आर की बारी बारी पुट करेंगे और इसके साथ A1 1 होगा। तो सबसे पहले एक किसकी वैल्यू पुट करते हैं, जब R+2 और A1 1 हो तो उस वक्त G1 G2 और G3 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखिए, G1 चूंकि दूसरी टर्म है हम देख चुके हैं, A2 है, A2 का फॉर्मूला है A1 इंटू R। तो A1 की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 2 पुट करने से जो पहला तीन में से पहला जो मैट्रिक मीन है उसकी वैल्यू बन गई है 2। इसी तरह नेक्स्ट दूसरा ज्योमेट्रिक मीन G2 जो कि दरअसल इसकी तीसरी टर्म है, इसलिए इसको A3 लिखेंगे जिसका फॉर्मूला है A1 R स्क्वेयर। तो अब हम A1 की वैल्यू 1 और R स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर लिखेंगे जिससे G2 हमारे पास 4 बन गया है। बिल्कुल इसी तरह G3 के लिए, G3 चूंकि चौथी टर्म है तो इसका फॉर्मूला A1 R क्यूब है, A1 की वैल्यू 1 जबकि R की वैल्यू 2 है। इससे ये 8 बन गया। तो हमारे तीन ज्योमेट्रिक मीन्स 1 2 4 और 8 हैं। जी काशिफ अली कह रहा है कि ये सवाल कौन सा है। बेटा मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि आप इन पे निशान लगा लें ताकि आपको अंदाजा हो। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में है। अच्छा अब दूसरी वैल्यूज देखें, क्योंकि आर की तो 4 वैल्यूज आई हैं, अभी हमने 4 में से सिर्फ एक वैल्यू पुट की है तो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आए हैं। फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे और A1 की सेम रहेगी, फिर तीसरी वैल्यू पुट करेंगे, फिर चौथी, तो इस तरह इसके 4 आंसर आएंगे। अब देखिए R की दूसरी वैल्यू हम अब -2 पुट करते हैं जबकि A1 वो सेम रहेगा। R-2 और A1 1 हो तो फिर कैपिटल G1 क्या होगा, कैपिटल G1 तो दूसरी टर्म है इसलिए ये 2 के इक्वल है जिसका फॉर्मूला A1 R है। तो 1 इंटू -2 ये -2 हो गया। फिर इसी अंदाज से G2 तीसरी टर्म है जिसका फॉर्मूला है A1 R स्क्वेयर। तो इसमें जब A1 और R की वैल्यू पुट की तो ये G2 हमारे पास 4 बन गया। फिर इसी तरह G3 के लिए ये चूंकि चौथी टर्म है, ये A1 R क्यूब के इक्वल होता है तो ये 1 इंटू -2 का क्यूब जो कि -8 हो गया। तो इस तरह ये जो दूसरा इसका आंसर है जिसमें G1 G2 G3 की वैल्यूज हमने R-2 और A1 पुट करके मालूम किए, वो हैं -2 4 और -8। जी रिपीट कर दें, ये क्वेश्चन है कि इसको रिपीट कर दें। अच्छा देखिए इसमें तो हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं दो नंबर्स के दरमियान और वो दो नंबर्स हैं 1 और 16। तो 3 नंबर इंसर्ट करेंगे G1 G2 G3, तो 1 और 16 के दरमियान इनको लिखने से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और पांचवी। हमने दरअसल दूसरी तीसरी और चौथी टर्म मालूम करनी है जो कि G1 G2 और G3 है। तो पहली टर्म का हमें ऑलरेडी पता है कि ये 1 है और पांचवी टर्म का भी पता है कि ये 16 है। तो A5
इज इक्वल टू 16 में A5 की वैल्यू पुट कर दी जो कि A1R4 है। अब A1 भी हमारे पास 1 है तो वो इधर पुट करने से हमारे पास R की वैल्यू आ जाती है। वो R की वैल्यूज 4 वैल्यूज आई हैं जो कि 2 - 2 और 2 आयोटा और -2 आयोटा है। तो इस तरह हमारे पास R की तो 4 वैल्यूज हैं मगर A1 की एक ही वैल्यू है। तो अब A1 की वैल्यू 1 के साथ ये चारों वैल्यूज बारी बारी हम पुट करके वो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करते हैं। अब देखें हमने R2 और A1 जब पुट किया G1 में जो कि दूसरी टर्म है तो इसकी वैल्यू 2 बन गई। G2 में जो कि तीसरी टर्म है तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। फिर G3 में जो कि चौथी टर्म है जिसका फॉर्मूला A1R³ है तो ये 8 हो गया। फिर दोबारा अब R की वैल्यू दूसरी वैल्यू -2 और A1 वही 1 पुट करते हैं तो फिर G1 -2 हो गया, G2 4 और G3 -8 और G4 16 हो गया। अब दूसरी वैल्यूज R की वैल्यू है 2 आयोटा और A1 की वैल्यू है 1। अच्छा, इन वैल्यूज को यूज करते हुए G1 जो कि दूसरी टर्म है इसका फॉर्मूला है A1R तो ये होगा 1 × 2 आयोटा तो ये 2 आयोटा हो गया। फिर G2 जो तीसरी टर्म है इसका फॉर्मूला है A1R² तो A1 1 और R² 2 आयोटा का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये इसको -4 बना देगा। फिर इसी तरह तीसरा ज्योमेट्रिक मीन तीसरे ज्योमेट्रिक मीन चौथी टर्म है तो ये A1R³। अच्छा, ये 2 आयोटा का क्यूब 2³ 8 और आयोटा क्यूब को लिखिए आयोटा स्क्वेयर × आयोटा। आयोटा स्क्वेयर -1 होता है तो ये -8 आयोटा बन जाएगा। तो इस तरह तीसरा ज्योमेट्रिक मीन -8 आयोटा हो गया। अब R की लास्ट वैल्यू जो कि -2 आयोटा है वो और A1 की वैल्यू 1 की मदद से दोबारा वही 4 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हैं। अच्छा, जब R -2 आयोटा हो और A1 1 है तो फिर G1 दूसरी टर्म जो कि A1 R के इक्वल है इसमें A1 और R की वैल्यू पुट करने से -2 आयोटा बन गया G1। फिर G2 जो कि दरअसल तीसरी टर्म है इसका फॉर्मूला A1R² है तो ये होगा 1 × R², -2 आयोटा का स्क्वेयर। अच्छा, माइनस का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 और आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर तो आयोटा स्क्वेयर दोबारा -1 के इक्वल लिखने से ये -4 हो गया। फिर G3 क्योंकि चौथी टर्म है जो कि A1R³ के इक्वल है तो अब हम A1 और R का क्यूब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की ऑड पावर हमेशा नेगेटिव के इक्वल होता है तो ये माइनस की ऑड पावर -2⁻³ 8 और साथ आयोटा क्यूब। अच्छा, आयोटा क्यूब को फिर आयोटा स्क्वेयर × आयोटा लिखने से ये -8 आयोटा स्क्वेयर आयोटा ये आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल है जो इस माइनस को प्लस बना देगा और हमारे पास 8 आयोटा बन जाएगा। तो इस तरह ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स हमने मालूम कर लिए हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन है? जी हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96 हैं।
अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें तो अब सवाल में उसने ये कह दिया है कि आपने जो ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं वो सिर्फ रियल नंबर होने चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए या उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में मालूम किए हैं। तो वो इमेजिनरी नंबर भी थे। तो ये एक तरह से उससे आसान सवाल है। इसमें जो इमेजिनरी आएगा, जो वैल्यू इमेजिनरी आएगी हम उसको छोड़ देंगे और हमने सिर्फ रियल ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। इसमें 4 ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम 4 ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3 और G4 ये सपोज करेंगे, जिनको 3 और 96 के दरमियान में रख देंगे तो ये टोटल 6 टर्म्स बन गई हैं। 4 हमने इंसर्ट किए हैं, एक पहली टर्म है और एक आखिरी टर्म है जो कि छठी टर्म बन जाएगी। ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा। इसकी पहली टर्म है 3, तो A1 हो गया 3 और छठी टर्म है 96, तो A6 हो गया 96। अब छठी टर्म इक्वल होती है A1R5 के, तो इसलिए हम इसकी A6 की जगह पे A1R5 लिख देंगे, तो ये हमारे पास 96 के इक्वल है। A1 की वैल्यू 3 है, वो 3 इधर पुट करेंगे और फिर उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि R5 की वैल्यू हमारे पास बन जाए। तो R रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। अच्छा, अब ये जो 32 का फिफ्थ रूट हम लेंगे कि ये 32 की पावर 1/5 ले लें ताकि ये 5 कट जाए और इधर हमारे पास r की वैल्यू आ जाए। तो ये 32 को 2 पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो r पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 5 या 32 का फिफ्थ रूट जो कि 2 होता है। तो इस तरह r की वैल्यू हमारे पास 2 बन गई। आपने पिछले क्वेश्चन में जब आर मालूम किया तो उसमें हमने रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यूज मालूम कर ली थी, तो वो 4 वैल्यूज बनी थी जिनमें से 2 रियल और 2 इमेजिनरी, जबकि इसमें सिर्फ एक वैल्यू है आर की 2। जी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये सैफुल्ला का क्वेश्चन है कि क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो जो 4 ज्योमेट्रिक मीन है G1, G2, G3, G4 ये मालूम करते हैं आर की वैल्यू 2 और A1 की वैल्यू 3 पुट करके। तो G1 जो कि किस नंबर की टर्म है, दूसरी, ये दूसरी टर्म है, ये A1R के इक्वल है, A1 3R2, तो ये 6 हो गया। अच्छा, फिर G2 G2 है A3 के इक्वल जो कि A1R² है, तो A1 3 और R² 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 ये 12 हो गया। फिर G3 की वैल्यू इसी तरह जब हम मालूम करते हैं तो ये A1R³ जो कि 3 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 24 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी G4। G4 पांचवी टर्म है जो कि A1R रेज टू पावर 4 के इक्वल है। A1 3 और R2 पुट करने से ये 2 रेज टू पावर 4 16 होता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बन गया। इस तरह जो 4 ज्योमेट्रिक मीन हैं 3 और 96 के दरमियान, वो चारों हमने मालूम कर लिए हैं, ये 6, 12, 24 और 48। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस एक्सरसाइज का ये
छठा सवाल है, मगर स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस देखें तो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है जो हमने करना है, क्योंकि 7वां और 8वां आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए एन प्लस बी एन over a n minus 1 plus b minus 1 is positive geometric mean between a and b। तो इसमें हमने n की वैल्यू मालूम करनी है ताकि ये नंबर a और b का ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए जरा। ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम करते हैं? अगर दो नंबर्स ए और बी हों तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम होगा? ये तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ये आपने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख दिया है। ज्योमेट्रिक मीन का a प्लस बी बाई टू तो अरिथमेटिक मीन का है। दो नंबर्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन। अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसके शुरू में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने किया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। हाँ, ये एक स्टूडेंट ने लिखा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो ए बी का स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन के साथ। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कह दिया है कि ये ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हो। तो इसका मतलब है कि हम प्लस माइनस साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस साइन लिखेंगे ए बी के स्क्वायर रूट के साथ, और वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। देखिए, द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय ए बी स्क्वेयर रूट, जिसका मतलब है कि ए रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2। अच्छा, ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन चूंकि इसके इक्वल है तो इसलिए इसको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से इक्वेट कर देंगे, और फिर उस इक्वेशन से हमने n की वैल्यू मालूम करनी है। इस इक्वेशन से सवाल दरअसल अब ये बन गया कि हमने इससे n की वैल्यू मालूम करनी है। ये क्लियर हो गया? जी, ओके जी। अच्छा, इसके स्टेप को जरा गौर से आप देखेंगे तो फिर ही आपको ठीक तरह से समझ आएंगे। जरा ध्यान इस पे देना है आपने। अब क्या किया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिनोमिनेटर दूसरी तरफ ले गए हैं जो इधर आके न्यूमिनेटर बन गया है इस स्टेप में। ये ए एन प्लस बी एन ऐसे ही रहा, जबकि ये ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन राइट साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये क्लियर हो गया स्टेप? अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या है कि ये a पावर 1/2 इंटू बी पावर 1/2 को a पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको b पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उनके बेसिस एक जैसे हों तो पावर्स ऐड होती हैं, ये तो आप जानते हैं। तो अब जब a पावर 1/2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा a पावर n माइनस वन, तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। आपने आप सब ने नोटबुक अपने साथ रखी होगी, तो ये जरा जल्दी से मुझे ऐड करके बताएं कि n माइनस वन प्लस 1/2 किसके इक्वल आता है। क्योंकि हमने इस टर्म इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो a की ये पावर 1/2 और a की पावर n माइनस वन आपस में ऐड हो जाएंगे। ये b की पावर 1/2 ऐसे ही रहेगी,
तो ये जरा a की जो पावर है n-1 में 1/2 ऐड करें, n-1 में 1/2 ऐड करें, नहीं 2n + 1/2 नहीं आता है अब्दुल्ला अस्कर। नहीं लिखें और एलसीएम लें फिर ऐड करें, नोटबुक पे लिखें। हाँ एक ने लिखे n-1/2, ये कौन स्टूडेंट है जी? ये बुशरा शाहिद ने लिखा है n-1/2। जब आप n-1 में 1/2 ऐड करते हैं तो ये बनता है n-1/2। तो इस तरह ये a की पावर n-1/2 हो गई और ये b की पावर 1/2 उसी तरह साथ रहा। फिर इसको b पावर n-1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब b की पावर n-1 और 1/2 ऐड होगा, a की पावर 1/2 उसी तरह साथ रहेगा, तो ये अब बन गया b पावर n-1/2। ये स्टेप क्लियर हो गया जी? अच्छा रिपीट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 यही हम कर रहे हैं। देखें ये स्टेप दोबारा देखिए, आपने a पावर 1/2 और b पावर 1/2 को a पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को जिनका बेस एक जैसा हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब है a की पावर क्या होगी n-1 + 1/2। तो n-1 + 1/2 इक्वल होता है n-1/2 के, इसलिए a की पावर n-1/2 हो गई और b की पावर 1/2 उसी तरह लिखा रहेगा। अच्छा फिर a पावर 1/2 b पावर 1/2 को b पावर n-1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास a की पावर 1/2 तो वैसे ही रहेगी, जबकि b की पावर n-1/2 बन जाएगी। अच्छा अभी भी यार आप में से बहुत सारों से 1/2 n-1 में ऐड नहीं हो रहा है। 1/2 + n-1, 2 LCM, n को अलग रहने दें, ठीक है? जो एलसीएम लेते हैं वो 1/2 और 1 का लें, n को रहने दें अलग, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास। n को अलग रहने दें और 1/2 - 1, यार 1/2 हाफ होता है, हाफ में से 1 माइनस कर दें तो -½ रह जाएगा। हाँ अभी मोहम्मद अब्दुल्ला ने ठीक लिख लिया है। हाँ क्लियर जी। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये भी आपने गौर से समझना है। ये नेक्स्ट स्टेप भी, अभी ये a की पावर n है और दूसरी साइड पे जो a की पावर जिसमें n है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो गया, और ये जो b की पावर n है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, ये इधर प्लस है तो राइट साइड पे जाके ये माइनस बन गया। ठीक है, दो टर्म्स को शिफ्ट किया है, b⁴n को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है और a पावर n-1/2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। अच्छा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी फैक्टर कॉमन है वो हमने कॉमन लिया है। अब a की पावर n, तो इधर भी a की पावर है, तो इनमें से a की कुछ पावर कॉमन होगी, तो
अगर देखें एक तरफ a की पावर से 4 हो, दूसरी तरफ a की पावर 3 हो, तो कॉमन क्या होगा? जो छोटी पावर है a की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। इसी तरह ये इधर a की पावर n है और इधर n में से 1/2 माइनस हो रहा है, तो ये छोटी पावर हुई a की, तो इसलिए a की पावर n माइनस 1/2 इन दोनों में कॉमन है। अच्छा, जब आप कॉमन लेते हैं तो इस फैक्टर में से जब ये कॉमन लिया तो इसका मतलब है इसमें से ये माइनस कर देंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि जब डिवाइड होता है। तो जब आप n में से माइनस करते हैं n माइनस 1/2, तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस होगा, n n से कट जाएगा, बाकी आपके पास सिर्फ बच जाएगा a पावर 1/2। और साथ ये b पावर 1/2 है, तो जब a पावर n माइनस 1/2 तो कॉमन ले लिया हुआ है, बाकी सिर्फ दूसरी टर्म में b पावर 1/2 बच गया। जी दोबारा देखें, ये a की पावर n है, a की पावर n माइनस 1/2 है। देखिए अगर एक मिसाल देखिए सुने कि अगर a की पावर 5 है माइनस a की पावर 3 है, तो कॉमन क्या लेंगे? जो छोटी पावर है a की पावर 3 कॉमन होगा। ऐसे ही ये a की पावर n है और ये उससे छोटी पावर है, तो जो छोटी पावर है वो कॉमन ले ली। तो अब इसमें से जो फैक्टर बाकी बचेगा वो a की पावर 1/2 है, और दूसरी टर्म में से चूंकि ये कॉमन ले लिया हुआ है, तो जो फैक्टर बाकी बचेगा वो b पावर 1/2 है। इसी तरह जब हम राइट साइड पे b पावर n माइनस 1/2 कॉमन लेंगे, तो राइट साइड पे b पावर n माइनस 1/2 कॉमन लेने से पहली टर्म a पावर 1/2 बच जाएगी, और दूसरी टर्म जैसे लेफ्ट साइड पे की है, दूसरी टर्म b पावर 1/2 बच जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो राइट फैक्टर है a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, a पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू b पावर n माइनस 1/2। अच्छा, अब क्या करें कि जो राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और राइट साइड पे 1 रह जाएगा। इसको यूं समझें कि राइट साइड पे ये b पावर n माइनस 1/2 इंटू 1 है, तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 पड़ा रहेगा। अच्छा, अब इसकी पावर इकट्ठी लिख दें, तो ये a बाय बी की होल पावर n माइनस 1/2 है, और 1 को भी हम अगर a बाय बी की पावर की शक्ल में लिखें तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल है, इसलिए a बाय बी की पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं और इनके बेसिस भी सेम है, इसलिए इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो इससे हम ये नतीजा निकालेंगे कि n माइनस 1/2 जीरो के इक्वल है। तो इस तरह अगर n माइनस 1/2 जीरो हो तो n आपके पास क्या बन जाएगा? 1/2। जी, n की पावर होगी 1/2। ओके जी, ये क्वेश्चन दोबारा अपने गौर से समझना है, फिर कोशिश करें कि इसको खुद से सॉल्व कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे 6.8। ओके बेटा, खुदा हाफिज, थैंक यू।